Hi and welcome everyone. Today in this session, I'm going to tell you about a very important topic regarding your UPSC exam. And that topic is regarding CSAT. And as you all know, CSAT is the very important paper in our prelims part. Okay, prelims mein, it is very important. And here what I will tell you that how I actually scored 100 plus marks in my CSAT examination. ठीक है, तो इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतना ज्यादा स्कोर कैसे किया है सीसेट में, जिससे मेरे को अपना जो सीसेट था उसको क्लियर करने में आसानी हुई है काफी ज्यादा। और ये जो मैंने स्कोर किया था ये किया था 2024 का प्रीलिम्स में। और मेरा जो अप्रोक्सीमेटली स्कोर था इसमें वो था 110 से लेके 115 के इन बिटवीन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना बन रहा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिगार्डिंग योर सीसेट, एंड उसके साथ साथ मैंने क्या अप्रोच यूज की थी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, जिससे इतना ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प हुई है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसको देख के आप अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करें, और आपको जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ पीवाईक्यूज का यूज़, कि पीवाईक्यू को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। एज यू ऑल नो, एज मोस्ट ऑफ यू नो, कि जो पीवाईक्यूज की इम्पोर्टेंस है वो नॉर्मली जीएस 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज की जाती है। बट जीएस 2 के लिए भी, जीएस 2 मतलब सीसेट के लिए भी, जो पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस एक्चुअली है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड उसके साथ आई ऑल्सो केप्ट सम थिंग्स फॉर यू इन दिस वीडियो। अगर इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, then you can join me to my टेलीग्राम चैनल, और इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, यू विल फाइंड इट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो उधर जाके प्लीज इसको ज्वाइन कर लें, और इससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी रिगार्डिंग माय चैनल, तो उस पर आपको पहले पता लग जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो मेरा चैनल है, ये जो अभी 2025 का जो प्रीलिम्स रहेगा उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है, एंड इसके साथ जो एक और चीज बताऊंगा मैं आपको बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, वो ये है कि आई ऑल्सो केप्ट ए सरप्राइज फॉर यू इन द एंड। सो वॉच इट टिल द एंड, जिससे आपको इस सरप्राइज के बारे में पता लगे, और ये चीज मैं दे क्यों रहा हूँ, और हेल्प कैसे करेगी आपको, ये चीज के बारे में पता लग जाए। तो एंड तक इसको जरूर देखना। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हम देखेंगे क्या इस वीडियो में। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग व्हाट आई विल टेल यू हियर, वो ये मेनली 5 पॉइंटर्स के आसपास मेरा जो कंटेंट है वो रिवॉल्व करेगा। फर्स्टली कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी खुद की सीसैट में, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको कि सीसैट का एक बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, और और वो अप्रोच जो मैंने खुद यूज की थी। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। एंड आफ्टर देन पीवाईक्यू की एनालिसिस को कैसे आप यूज कर सकते हैं इन योर प्रिपरेशन, और वो जो यूटिलाइजेशन है पीवाईक्यू के एनालिसिस की, उसको उस तरीके से करना है दैट वी ऑल कैन गेट रिजल्ट्स। ठीक है, और वो रिजल्ट पॉजिटिव हो हमारे प्रिपरेशन के लिए। एंड आफ्टर देन थर्ड पॉइंटर इज अप्रोच कैसे करना है इस पेपर को। ठीक है, अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, मेन जो चीज है वो अप्रोच की है इस पेपर में, बिकॉज लॉट ऑफ यू नो कि मतलब इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
बट हमें 80 के 80 नहीं करने, वी हैव टू बी सेलेक्टिव, क्योंकि अगर हम इसका कट ऑफ देखेंगे वो फिक्स रहता है, 33% हमें तो नॉर्मली क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स लाने होते हैं। तो वो चीज़ है कि सेलेक्टिव अप्रोच चूज करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन में, मतलब इस सेलेक्टिवली इस पेपर में अप्रोच की बात होगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज, कि टेस्ट सीरीज यूज करनी है नहीं करनी है, ठीक है, उसको लेके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा आपका एंड तक। और उसके साथ करनी भी है तो किस स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के लिए करनी, ठीक है, एक तो वो चीज भी होगी। एंड आफ्टर देन की जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं सी सेट, उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है। तो इन 5 पॉइंटर्स को हम मोस्टली कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इसके बाद देखते हैं आगे। फर्स्टली, बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी गिव यू अ सिंपल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सी सेट। पहली बात तो जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग का मतलब इसमें हमें जो कट ऑफ है वो स्टैटिक रहेगी, और वो है 33%, और 33% ही हमें स्कोर करना है, मतलब इसको क्वालिफाई करने के लिए। और इनका इसका जो कट ऑफ है वो चेंज नहीं होता है, जैसे नॉर्मली GS1 का प्रीलिम्स का होता है। प्रीलिम्स में जो GS1 है उसका होता है। सी सेट में नॉर्मली 80 क्वेश्चन आते हैं, और ये हमें करने होते हैं 2 घंटे में, ठीक है, 2 आवर्स में करने होते हैं। और इसका जो डिवीजन होती है, सेक्शन जो डिवीजन है वो है पहले कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जिसमें लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 28 से 30 क्वेश्चन, सॉरी 27 से 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है, इन दोनों से इन दोनों को कंबाइन करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 50 से 52 क्वेश्चंस, ठीक है। तो लगभग इतना पोर्शन इन सब्जेक्ट्स का रहता है सी सेट में। और इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग और मैथ की वेटेज काफी ज्यादा है, लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सिर्फ, कवर हो किससे रहे हैं, इन दोनों सब्जेक्ट से, और वो है मैथ्स और रीजनिंग। और कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ पैसेज आते हैं, और कुछ भी नहीं आता है, और कोई ग्रामर वाली चीजें नहीं आती है। तो ये था एक नॉर्मल सी सेट का इंट्रो। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे देखने हैं। एंड इसमें मैं आपको पहले अपनी अप्रोच बताऊंगा, एंड उसके बाद लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि आप मेरी अप्रोच को और कुछ एक्स्ट्रा चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले मैंने क्या किया, व्हाट आई एक्चुअली डिड, आई पिक PYQs, ठीक है। आई मोस्टली रिलाइड ऑन PYQs फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो यूपीएससी के पैसेज होते हैं, ठीक है, वो काफी डिफरेंट होते हैं जो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। वो पैसेजेस काफी डिफरेंट होते हैं, और हर साल के जो पैसेजेस होते हैं, जैसे आप 2022 की और 2024 के पेपर को कंपेयर करोगे अगर सी सेट के, तो आपको जो एनालिसिस है वो लगभग सेम मिलेगी, ठीक है, मतलब सेम टाइप की चीजें देख, सेम टाइप के पैटर्न दिखेंगे। वो पैटर्न किस चीज में, कि आंसर को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न और काइंड ऑफ मान लो कि ट्रिक मान लो 2022 में यूज हो रही थी इन कॉम्प्रिहेंशन, वो 2024 में भी अप्लाई होती है। तो ये चीज है, सी सेट में भी एक पैटर्न फॉलो होता है, बट मेनली हम बात अभी इधर कॉम्प्रिहेंशन की करें तो कॉम्प्रिहेंशन में पैटर्न फॉलो होता है, तो उसी पैटर्न से हमें आंसर्स को सॉल्व करना होता है। ये चीज मैं आपको टाइम के साथ बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये एक होता है पैसेज, ठीक है, पैसेज दिया, फिर इसके बाद ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं, और क्वेश्चन पूछा होता है कि इस जो भी पैसेज था इसका सेंट्रल आइडिया बता दो या रैशनल बता दो जो ऑथर ने दिया हुआ है, तो वो क्या था। तो 4 ऑप्शंस होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं 50-50 तक पहुंचना,
इजी होता है। 50-50 मतलब 4 में से 2 ऑप्शंस को हटा दिया। ठीक है, तो 50-50 पे आना इज इजी इन कॉम्प्रिहेंशन। तो कुछ एग्जांपल्स लेके भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आगे तो कॉम्प्रिहेंशन में आप ये चीज कर सकते हैं। एंड लेट मी रिमूव दिस। ये तो 50-50 पे आना इज इजी। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है आपको, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी पैसेज दिया है, ठीक है, पैसेज दिया हुआ, तो जो आंसर्स होते हैं, ठीक है, एक जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताना चाहता हूँ आपको कॉम्प्रिहेंशन का, कि कॉम्प्रिहेंशन का जो आंसर होता है, ठीक है, वो मेनली वही होता है जो हमारे पैसेज में, जिसका जो मीनिंग है वो रिटेन किया जा पाए। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको नॉर्मल एक बात लग रही है, बट इट्स इम्पोर्टेंट। और आई हैव एनालाइज दिस थिंग इन मोस्टली 5 to 6 years। ठीक है, और इसी की वजह से, इसी एनालिसिस और इसी प्रैक्टिस की वजह से मेरा जो स्कोर है सी सेट में को कॉम्प्रिहेंशन वाले में, वो काफी अच्छा हुआ। ठीक है, मेरा जो नॉर्मली 2024 का ले लो, वो 23 से 24 क्वेश्चन जो है मेरे, आउट ऑफ 27 क्वेश्चन वो ठीक हुए हैं इन कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी गुड स्कोर इन कॉम्प्रिहेंशन। तो ये चीज होती है, जो भी पार्ट हमें पैसेज में दिया होता है, तो हमारा जो आंसर होता है उसका जो मतलब है वो उसमें रिटेन होना चाहिए। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, चाहे रैशनल पूछा हो, सेंट्रल आइडिया पूछा हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अजम्पशन। अजम्पशन को बताऊंगा मैं आपको आगे कि उसकी रियल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन में मेन क्या किया मैंने, आई पिक PYQs। ठीक है, ईयर बाय ईयर पकड़ा, जैसे मैंने 2022 का पेपर पकड़ा। ठीक है, 2022 का पेपर पकड़ा, इसमें मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चंस लगाए, नॉर्मली 20 क्वेश्चन लगा दिए ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। देन व्हाट आई विल डू, आई विल चेक माय आंसर्स। ठीक है, चेक आई एम, मैं आपको कोई सुपरफिशियल चीज नहीं बता रहा हूँ, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू द डैम ट्रूथ अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इन सीसेट। ठीक है, तो आई मार्क्ड दिस 20 क्वेश्चंस। तो उसके बाद मैं चेक करूंगा विथ यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की पकड़नी है आपको, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की नहीं पिक करनी है, बिकॉज वो अपडेट नहीं करते। जैसे उन्होंने जब प्रीलिम्स का मेनली रिजल्ट आता है, तो उस टाइम पे जो निकाली होती है वो मेनली उसी को रखते हैं। काफी कम इंस्टीट्यूट हैं जो वो चेंज करते हैं। तो प्रीलिम्स की आप ऑफिशियल आंसर की ले लें। और कॉम्प्रिहेंशन वाले में काफी वो किया होता है, कोचिंग्स वालों ने काफी ऊपर नीचे किया होता है। तो यूपीएससी की ऑफिशियल वाली पकड़ना, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को चेक करना विद आंसर की। ठीक है, तो आंसर की से चेक किया, अगर आपका स्कोर ठीक जा रहा है, ठीक है, 15 जस्ट 15 20 में से 15 प्लस पे जा रहे हो, देन वेल एंड गुड। अगर कम आ रहा है, 15 या 10 से कम आ रहा है, देन आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। चाहे देखो, ये चीज दोनों के लिए है, चाहे आपके ज्यादा मार्क्स आए कम मार्क्स आए, आपको दोनों को एक चीज एनालाइज करनी है। वो क्या करनी है, आपको क्वेश्चन देखने हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना है कॉम्प्रिहेंशन में। फिर उसका आंसर देखना है कि उस क्वेश्चन से, उस कॉम्प्रिहेंशन से हम वो आंसर कैसे निकाल सकते थे। और जो उसके 3 बाकी बचे, मतलब आंसर के बाद 3 ऑप्शन और बच गए ना, ठीक है, ये और ये बच गए, आंसर तो ये है। तो ये जो 3 बच गए, ये और ये, इनको कैसे निकाला जा सकता था। ठीक है, तो उसकी अप्रोच क्या होगी वो हमें पता लगी कि बाय डूइंग आवर एनालिसिस। और ये चीज इंप्रूव करती है टाइम के साथ। ये चीज मेरे साथ भी पहले हुई थी, स्टार्टिंग में आई एम नॉट गुड इन कॉम्प्रिहेंशन। मेरे भी कोई जैसे अगर 20 क्वेश्चन लगाए, 20 में से 10-11 इतने ही ठीक हो रहे थे। ठीक है, मतलब इतने ही ज्यादा ठीक नहीं हो पा रहे थे, 20 में से हाफ ठीक हो पा रहे होंगे। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी बन रही थी। बट
विद टाइम जब मैंने ये एनालिसिस की, ज़्यादा पीवाईक्यूज पे घुसा, ठीक है, 2021 20 22 21 20 ऐसे करके जब लगाए, तो ये चीज़ दिमाग में बैठी, ठीक है, साइकी में बैठी कि अप्रोच जो है कॉम्प्रिहेंशन की वो ऐसी होनी चाहिए, और ये अप्रोच आपको यूट्यूब पे मेनली कोई नहीं बताता है, ठीक है। आपको वो चीजें बताते हैं कॉम्प्रिहेंशन को लेके जो किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये चीज करनी है, और उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट सीरीज। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज यूज करनी है नहीं करनी है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी टेस्ट सीरीज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आंसर की मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज है रिगार्डिंग सी सेट, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसका जो रेलिवेंस है विद यूपीएससी इज इट्स वेरी लेस, ठीक है। अगर वो यूपीएससी से रेलिवेंट नहीं है वो कॉम्प्रिहेंशन, जैसे यूपीएससी के आंसर्स निकलते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, अगर वो चीज मतलब रिलेट नहीं कर रही है, तो फायदा क्या है उस टेस्ट सीरीज को लगाने का। हम जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज का नहीं क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का थोड़ी क्लियर कर रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं यूपीएससी का। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हमें काफी अच्छी फ्रीडम देते हैं, ठीक है, जिससे हम चीजों को प्रिडिक्ट कर पाए। तो यही चीज हमें करनी है, और ये चीज मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे। जो मैंने आपको सरप्राइज बताया उसमें आपको चीजें काफी हद तक रिवील होंगी, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को एक्सटेंसिवली कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज करना, और एयर बाय एयर पिक करना, और उसके बाद ऑफिशियल आंसर की से चेक करने हैं, फिर एनालाइज करने हैं कि उस आंसर को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2024 का ये पैसेज है, इसमें बोला हुआ है द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, साइंस और जो मैनकाइंड की हिस्ट्री है उसको रिलेट कर रहा है। And in this striking epigram, a 9th century writer links science with its background. Like most epigram, its power lies its emphasis by contrast, an aspect of truth which may easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between science and mankind, and to treat the former at an abstract third party, which can sometimes be praised for its beneficial influences, ठीक है, साइंस की बात कर रहा है, but frequently and conveniently blamed for the horror of wars, ठीक है, horror of wars की बात कर रहा है। And after then science, ठीक है, science cannot be divorced from time to time at main convenience, yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening era of the present period of civilization have been dominated by international conflict, ठीक है। And उसके in this the inevitable result of the progress of science, or does the fault lies elsewhere। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये है इस पे बेस्ड टू क्वेश्चंस 11 एंड 12। तो 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, which one of the following are emphatically conveyed by the author in the passage, ठीक है। ये शब्द जो है emphatically, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो भी स्टेटमेंट आपको हमारे पैसेज से मिलती है, अदर देन अजम्पशन वाले क्वेश्चन, जिसका भी मीनिंग पैसेज से निकलता है, देन दैट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। तो देखते हैं, इसमें भी यही कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुडंट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल टुडे, ठीक है। ये स्टेटमेंट कहीं भी नहीं दी है, उसने रिलेशन की बात की है, उसने बोला हुआ है कि साइंस का जो यूज है इन रिसेंट टाइम्स वो काफी ज्यादा बदल गया, उसको जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह उसमें कन्वर्ट हो गया वो चीज। तो वन तो आंसर नहीं है। एंड सेकंड कौन सा, इट इज अ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, ये सही है, क्योंकि दोनों की हिस्ट्री लगभग सेम है, ठीक है, दोनों की हिस्ट्री लगभग रिलेट करती है। इसके बाद आ जाता है इसका आंसर जो है वो भी, इसके बाद आता है assumption वाला क्वेश्चन। फर्स्टली
एग्जाम वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं। ये क्यों कह रहा हूँ? अजम्पशन वाले में एक एक्स्ट्रा चीज हमें देखनी पड़ती है। वो क्या है? हमें मीनिंग तो देखना होता है कि मतलब कौन सी स्टेटमेंट अपना मीनिंग रिटेन कर रही है इन पैसेज, बट विद दैट हमें असम्पशन वाले क्वेश्चन में ये भी देखना होता है कि हमें जो भी असम्पशन है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, ठीक है? एक एक्स्ट्रा वाइड स्कोप में सोचना पड़ता है रिगार्डिंग दैट स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट हमारे पैसेज से निकाली जा सकती है, ठीक है? डायरेक्टली इट्स नॉट गिवन, बट उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा एक्स्ट्रा वे में निकाला जाता है पैसेज से। वो मैं आपको बताता हूँ। असम्पशन वाले तभी थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, और मेरी जो मिस्टेक है एग्जाम में वो मेनली इसी पार्ट में हुई है, असम्पशन वाले में। ठीक है, जो भी 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो इसी के हुए। एंड आफ्टर देन आता है हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ठीक है, एक तो ये है, ये हॉरर ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ठीक है, ये तो हो गया। एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, एंड द सेकंड वन इज रॉन्ग। ठीक है, साइंस वो नहीं है जो ह्यूमन ने उसको बना दिया है, उसको वो रियल ट्रूथ नहीं है साइंस का। इसका जो आंसर बन जाता है वो आता है ए। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं पैसेजेस को। ठीक है, दिस इज द राइट वे। एंड आप जो भी सरप्राइज मैंने आपको बताया था, तब तक रोके। एंड जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन को लेके दिया हुआ, इन्फ्लेशन राइजेस, तो दो चीजें होती हैं। एक होती है पैसेज की नॉलेज, जो पैसेज में हमें गिवन है। एक होती है हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, जो भी हमने सोर्सेज वगैरह पढ़े हैं उनसे मिली है हमें। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स को लेके दिया गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो इकोनॉमिक्स में आता है। बट हमें जो आंसर्स देखने हैं, ठीक है, जो आंसर्स और स्टेटमेंट पिक करनी है वो करनी है एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ पैसेज, नॉट एज पर द पर्सपेक्टिव जो हमने अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे ये है सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, बट रियली हम देखें, मतलब ये बजटरी बजट बैकिंग को छोड़ के, हमें इन्फ्लेशन, हमें पैसेज में दिया हुआ है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता और कम नहीं कर सकता। बट इकोनॉमिक्स में एज वी ऑल नो, सेंट्रल बैंक जो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है विद द यूज ऑफ सीआरआर, रेपो रेट एंड ऑल। ठीक है, बट ये चीज जो है, ये स्टेटमेंट ट्रेडिशनल नॉलेज से तो अप्लाई हो रही है, बट हमारे पैसेज में ये चीज गिवन नहीं है। तो हम जो आंसर है वो पैसेज के हिसाब से लिखें। तो ये स्टेटमेंट अगर देख ऐसे जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया तो गलत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना होता है ट्रेडिशनल नॉलेज और पैसेज की नॉलेज को लेके। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में वो चीजें देखनी है जो आपके पैसेज में गिवन है, पैसेज में गिवन है, फिर वही। एंड उसके साथ टेस्ट सीरीज को लेके मैंने आपको बताया, there is no need to go for any test series. If you go for any test series, then what you are doing, you are just wasting your time. So other than test series, just pick PYQs. It's a damn key here, especially comprehension को लेके। तो PYQs पे स्टिक करें, और जैसे मैंने आपको बताया, आंसर्स वो करें, पहले मार्क करें, उसके बाद उसके आंसर से मतलब क्वेश्चन मार्क करें, उसके बाद आंसर देखें, आंसर चेक करें, फिर एनालाइज करेंगे जो आंसर आया और जो मैंने मार्क किया है उन दोनों में अंतर क्या है। जो सही आंसर है, राइट आंसर है एज पर आंसर की, उस पे मैं कैसे पहुंच सकता हूँ अपनी बाय यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड उसके साथ आप अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए जो सोर्सेस यूज कर सकते हैं वो मेनली आते हैं हमारे, एक तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की रीडिंग,
न्यूज़पेपर रीडिंग जो आपके जो रीडिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। और न्यूज़पेपर रीडिंग में कौन सा पार्ट? एडिटोरियल वाला, चाहे वो आप द हिंदू का ले लो, चाहे आप एक्सप्लेन्ड वाला जो पार्ट है वो इंडियन एक्सप्रेस का ले लो, विच एवर वन यू एक्चुअली लाइक। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर वाले से आप यूज कर सकते हैं, और कोई सोर्स नहीं है कॉम्प्रिहेंशन का जिसको आप यूज करें। और भी किसी जो भी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हैं, चाहे सीडीएस के हों, सीएपीएफ के हों एंड बाकियों के, उनको आप अवॉइड ही करें कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए। आप सिर्फ जो हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज वाले हैं पीवाईक्यूज, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दें, नॉट अदर देन दैट कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैथ्स और रीजनिंग वाला। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में करना क्या है आपको? फर्स्टली मेरी अप्रोच क्या थी मैथ और रीजनिंग को लेके? पहले तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं मैथ को लेके। आई एम गुड इन मैथ्स, ठीक है, गुड इन मैथ्स। मैं आपके सामने कोई फेक वगैरह नहीं करूंगा। एंड उसके साथ मेरा जो ऑप्शन है वो भी मैथ है। तो एक मान सकते हैं एज था मुझे कहीं हद तक। ठीक है, तो कहीं हद तक एज था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो उस चीज से मुझे इतना स्कोर करने में भी काफी हेल्प हुई है। ठीक है, तो मेरा जो रीजनिंग और ये वाला पार्ट है, इसमें मैंने क्या अप्रोच किया, पहले तो सिलेबस देखिए। मैथ के जो चैप्टर्स हैं वो हैं नंबर सिस्टम। देखो पार्ट इजी है, इतना ज्यादा हुआ मत बनाए। आप ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे, देन यू विल फाइंड डेफिनेटली फाइंड दोज थिंग इजी। ये मत करें कि पहले ही अपने अंदर फोमो बना लें कि ये चीज डिफिकल्ट है, ये कैसे होगी। अगर आप ये चीज ऐसे सोचेंगे, इस तरीके का माइंडसेट रखेंगे कि ये चीज कैसे होगी, तो वो चीज होने से रहेगी, वो चीज तब नहीं हो पाएगी। तो अपने माइंडसेट पे भी काम करें साथ साथ में, क्योंकि ये जो पेपर है मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर मतलब पार्ट है पेपर में, सीसैट में, ये जो ये मेनली काम होता है कॉन्फिडेंस से। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस at the present time of paper, then you will definitely go for these questions easily। ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे 2023 में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आए थे, बट वो भी सॉल्व हो सकते थे, बट थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, जो एस्पिरेंट सिर्फ मैथ्स पे डिपेंड होके गया था, जिसने कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्रिहेंशन किए होंगे बट ज्यादा नहीं किए होंगे, उसका जो ये वाला पेपर था वो रह गया होगा। ठीक है, उसका ये वाला 23 वाला पेपर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि यू नीड टू अवॉइड दोस थिंग्स अगर आप चाहते हैं दैट यू रियली वांट टू क्लियर सीसैट। नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद एवरेज एज, ठीक है, इस पे हर साल क्वेश्चन होते हैं। एंड नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, उससे ज्यादा भी आते हैं, बट 3 से 4 तो नॉर्मली आते ही। उसके बाद कैलेंडर आ गया, क्लॉक आ गया, ठीक है, इधर से क्वेश्चन तो नॉर्मली मिलता है हमें। फिर टाइम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल। फिर परसेंटेज को लेके क्यूब्स वाले जो भी क्यूब्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं। आफ्टर देन टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, हर साल नहीं आता, इन बिटवीन बीच में आ जाता है, बीच में नहीं आता। और जो 2023 वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये है हमारे मैथ के टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। इसमें व्हाट यू एक्चुअली कैन डू हियर, आपको क्या करना है मैथ्स में। मैथ्स में जो चीज मैंने आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन वाले में बताई, मैंने भी इधर यही किया था। फर्स्टली आई पिक पी वाई क्यूज, मेरे को देखनी थी फर्स्टली इमेज की सी सेट का लेवल क्या है मैथ्स का, ठीक है।
मेनली पहले मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स में आई पिक पी वाई क्यूज, तो मैंने पी वाई क्यूज अटेम्प्ट किए। तो मेरे जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी बन रहे थे विदाउट रीडिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है, किसी एक्स्ट्रा नहीं, लगभग चीज़ें पता भी थी, बट कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले की रिवीजन एंड बाकी जो भी कंसेप्ट वगैरह उनको पढ़े बिना ये चीज़ मैंने अटेम्प्ट की थी, और मेरा जो लगभग स्कोर है वो ठीक आ रहा था, और क्वेश्चन बन भी रहे थे ढंग से, और टाइम लिमिट में मतलब टाइम लिमिट में भी कोई चक्कर नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे अगर मैं 20 क्वेश्चन का टारगेट रखता इन 30 मिनट्स, वो मैं फुलफिल कर पा रहा था एट दैट टाइम। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही थी, बट विद प्रैक्टिस वो चीज़ भी इम्प्रूव हो गई मैथ में। तो मैंने ये चीज़ की थी, फॉर्मूलेज देखे नहीं थे पहले, बट जो कुछ जैसे टॉपिक्स थे जिनको लेके हमें ट्रिक्स वगैरह चाहिए होती है। ठीक है, जैसे क्लॉक वगैरह तो डायरेक्टली हो जाता है, और उसके बाद जैसे कैलेंडर जैसे क्वेश्चन आ गए, कैलेंडर वगैरह के लिए नॉर्मली हमें जो फॉर्मूलेज होते हैं वो नहीं पता होते, तो आई गो टू यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे किसी का लेक्चर देख लिया, नॉर्मली छोटा मोटा 10-15 मिनट का, तो उसका फॉर्मूला देख लिया कि कैलेंडर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैलेंडर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, वो देख लिया, तो उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा जो भी कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एवरेज एवरेज के लिए देयर इज नो नीड टू रीड एनी फार्मूला, बिकॉज क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। फिर एज वाले क्वेश्चन आप बिना फार्मूला एंड ऑल, फार्मूले की जरूरत भी नहीं होती वैसे एज में, बट ये जो एज वाले क्वेश्चन है आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम वाले के लिए आपको जो रिमाइंडर वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड ऑल, वो देख सकते हैं आप, डिविजिबिलिटी वाली। बाकी जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के वो होंगे कॉमन सेंस से। देखो, मैथ्स में यूज होनी है कॉमन सेंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। तो 50% क्वेश्चन है वो आपके होंगे कॉमन सेंस से, और ये कॉमन सेंस मोस्टली आप एफिशिएंट वे में तब चला सकते हो व्हेन यू आर इन काम स्टेट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अगर आप काम स्टेट में हैं देन यू बीन एबल टू सॉल्व दोस 50% कॉमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यू हैव टू कीप योर काम, स्पेशली इन एग्जाम सिनेरियो। और मैंने ये चीज रखी थी, तो मेरे प्रैक्टिस भी अच्छी थी ऊपर से, तो ये चीज काफी हेल्प की, जिसकी वजह से मैं आसानी से क्वेश्चंस को बना पा रहा था पेपर में। और यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। ये तो इधर आ रहे हो। हाँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। जैसे 2023 में प्रॉब्लम क्या हुई थी, 2023 में दिक्कत क्या हुई थी, उसमें जो एस्पिरेंट्स मैथ्स पे डिपेंड थे, मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा डिपेंड थे, बट कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा हल्के में लिया था, उन एस्पिरेंट्स का जो प्रीलिम्स है वो रुका था। ठीक है, वो रुका था प्रीलिम्स, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ सी सेट। ठीक है, सी सेट की इस मतलब जिस तरीके से आप प्रिपेयर करते हो, उस गलती की वजह से आपका मतलब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट का जो पेपर था वो नहीं हो पाया क्लियर। ठीक है, तो मैथ्स में उन्होंने और भी ज्यादा जो मिस्टेक कर ली वो कर दी उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में जिनमें टाइम काफी लग रहा था, जिनमें 5 से 7 मिनट तक लग रहे थे एक क्वेश्चन में, तो उन क्वेश्चन में वो ज्यादा घुसे थे। और स्टिल मैथ्स में अगर इफ वी सेलेक्टिवली अगर हम उस पेपर में भी 2023 वाले में भी जाएं, तो हमें 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के वो भी मिल सकते थे जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना होता है, और ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा व्हेन आई विल टेक 2023 का पेपर। ठीक है, जो मैंने आपको आगे बताऊंगा आपको, उस पेपर में मैं आपको लेके बताऊंगा कि मैथ्स के इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके साथ मैं आपको आगे डेमो भी दूंगा कि नॉर्मली जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो विदाउट फॉर्मूला और बेसिक्स आप कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस और ऑल।
देखो मैथ आपने कभी तो पढ़ा होगा, 10 तक तो नॉर्मली हम सारे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद छूट जाता है, आर्ट्स में कुछ डाइवर्ज हो जाते हैं, कुछ मेडिकल में आ जाते हैं, तो 10 तक तो नॉर्मली पढ़ा होता है। इतनी लगभग टच में तो नॉर्मली इतना फ्लो में नहीं है, बट उस टाइम पे टच पे तो थे ना यहाँ तक। तो उस चीज को यूज करना है, इतना बड़ा काम भी नहीं है करने के लिए। अगर आप ढंग से ध्यान देंगे देन यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। पर इजी है, इतना डिफिकल्ट मत बनाए चीज को। फिर उसके बाद देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में क्या देखना है आपको, और इसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि मैथ्स की और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज किस तरीके से आपको यूज करनी है। पहले आ जाता है एनालॉगी, फिर उसके बाद सीरीज वाले क्वेश्चन, फिर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज में मिसिंग मिसिंग नंबर सीरीज, फिर ब्लड रिलेशन आ जाता है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर डायरेक्शन वगैरह, डायरेक्शन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, और हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो है सिटिंग अरेंजमेंट, ये लॉजिकल वेन डायग्राम अभी तो नहीं आता है। अल्फाबेट टेस्ट काइंड ऑफ, ये मिसिंग में ही मान लो, मिसिंग सीरीज में। फिर इसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, मतलब इस पर अगर 2023 का पेपर देखूं मैं, 4 का देखूं, उसमें जो क्वेश्चन आए वो हैं 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, इट्स अ बिग अमाउंट, ठीक है, थोड़ी बिग बंच। तो हमें ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ऐसे टॉपिक्स को। तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, देखो मैंने एक्स्ट्रा कोई रीजनिंग के लिए चीजें नहीं की थी। मैंने क्या किया, मैंने पिक किया पीवाईक्यूज चेक किए, माने अच्छे से बन रहे थे पीवाईक्यूज, तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी किसी एक्स्ट्रा सोर्स पे जाने की। हाँ, जो मैंने बाय चांस यूट्यूब लेक्चर वगैरह देखे थे कुछ एक दो, उसमें मैंने एज एन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए उनको यूज किया था। तो मुझे लगभग पता लग गया था देन दैट की इन रीजनिंग पार्ट आई एम गुड टू गो, ठीक है, मेरे को रीजनिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उन पीवाईक्यूज को लगाने से मेरा काम बन गया था। तो रीजनिंग पे मेरा अच्छा होल्ड बन गया था। और ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, इनको लेके मैंने वीडियोस देखी थी कुछ, कि इनका तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे बताता हूँ मैं आपको काम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप भी अगर पीवाईक्यूज पे डिपेंड रहेंगे, स्पेशली वो रीजनिंग पार्ट, तो आपका भी काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व होते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो आई विल ट्राई कि मैं आपको ये पीवाईक्यूज सॉल्व कराऊं अपने चैनल पे, ठीक है, जिससे आपका जो सी सेट हो, सी सेट का पेपर है वो रुके ना, ठीक है। सी सेट की वजह से आप प्रीलिम्स को, ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम्स आपका रह जाए। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन आवर सी सेट पार्ट, बट सी सेट को ज्यादा ओवररेट नहीं करना है, उतना ही काम देना है इस पे, और वर्क करना है जितने में ये सफिशिएंटली हमें क्रॉस करा दे हमारा प्रीलिम्स। तो और जो जो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे डेमो लेके। तो मैंने क्वेश्चंस कुछ लिए हुए हैं, जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन में लिए थे, वैसे ही मैंने इसमें भी लिए हुए हैं रीजनिंग वाले पार्ट। तो रीजनिंग को ज़्यादा डिफिकल्ट ना माने, इट्स इजी। अगर ये हैं कुछ हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग में सॉरी मैथ के क्वेश्चन, ये मैं आपको बताता हूँ आप कॉमन सेंस से कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है सम ऑफ थ्री नंबर्स, और एक्स वाई जेड दे दिए, क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर कौन से बोले हुए हैं, लेस देन 10। लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 3, 5, नहीं 2, 3, 5 और 7, ठीक है। और प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने नंबर और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो थ्री थ्री किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और 1 से डिवाइड हो सकता है।
और वैसे ही 7 7 1 से होता है और 7 अपने नंबर से भी होता है। इसलिए बोल रहा है इनका सम की बात कर रहा है। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सिर्फ 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये 3 वैल्यू को फिल करने के लिए, जिससे हमारा बनेगा सम। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो सम है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो सकता है क्या? यूनिट डिजिट होता है जो लास्ट नंबर होता है। ठीक है, जैसे 120 है तो ये जो है इसका ये वाला, ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है 100 प्लेस। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं, और यूनिट प्लेस वाला बोला हुआ है, और ये सारे जो ऑप्शन है सब में यूनिट प्लेस की बात की है। तो बोल रहा है कि 0 आ सकता है यूनिट प्लेस पे। देखो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 5 3 और 2 का ले लेते हैं। इनका जो सम आएगा वो आएगा 10। 10 में जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। एंड उसके बाद आता है कि जो यूनिट डिजिट है वो 9 हो सकता है। 9 आएगा या अकेला 9 आ सकता है या 19 आएगा, क्या आएगा, ज्यादा नंबर्स नहीं। तो मैक्सिमम अगर 3 नंबर ले लेते हैं कोई बड़े बड़े नंबर, 7 + 3 10 होता है, तो इसका 15। ठीक है, तो 19 तो नहीं आ सकता, 9 आ सकता है नहीं, 9 भी नहीं आ सकता। ये मिनिमम जो नंबर है वो आएगा 10 और मैक्स 15। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। फिर इसके बाद आती है यूनिट डिजिट 5। ठीक है, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 7 3 और 5 ले ले, तो इनका जो सम बनता है वो बनता है 15। तो 15 का जो यूनिट डिजिट है वो है 5, तो ये भी 3 इसका आंसर है। और इसका जो रियल आंसर आया वो आया सी, 1 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जो हमें कॉमन सेंस से यूज करने होते हैं, और ये नंबर सिस्टम के मेनली क्वेश्चन हैं। जैसे ये देखते हैं, ये वाला जो है पी क्यू और एस की बात करें, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट में नहीं दिए जाते, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये सारे होते हैं इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये होते हैं कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें बोल रहा है जो पी और क्यू है वो है ऑड, और आर एल एस है इवन। तो इसमें ऑड इवन और ऑड की बात कर रहा है। इसमें बताना है कि इसमें हमें एग्जांपल्स लेनी होती है नॉर्मल, और ऐसी स्टेटमेंट में अगर एक भी एग्जाम्पशन आपको दिख जाती है, ठीक है, एक भी एग्जाम्पशन, ठीक है, जैसे 5 स्टेटमेंट, 5 हमारे पास ऑप्शन है, 4 उस स्टेटमेंट को वो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, बट जो एक है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी उस क्वेश्चन की। तो यही चीज बोल रहा हूँ, एक स्टेटमेंट भी गलत है तो मतलब वो स्टेटमेंट उसका आंसर नहीं हो सकता उस क्वेश्चन का। तो आ गया पी, पी क्यू है ऑड और आर एस है इवन। पहले आ गया पी और आर को अगर माइनस करते हैं तो उसका जो आएगा, जो नंबर बनेगा वो बनेगा इवन, ऑड सॉरी, ऑड को इवन से करेंगे। ऑड को इवन से मतलब 3 को 2 से माइनस किया, 2 इवन है, 3 ऑड है, तो इसका जो आंसर आएगा 1। 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो उसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही आता है। ठीक है, ऑड का स्क्वायर ऑड ही रहता है। ठीक है, एक नंबर हो गया। उसके बाद आ गया क्यू, क्यू क्या, ऑड है, और एस क्या है, एस इवन है। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे 4 को किया किससे, मतलब 5 को किया 4 से, तो बनता है 20। 20 क्या है, इवन है। तो इससे पता लग रहा है कि ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करें तो इवन ही आता है हमेशा। ठीक है, तो इसका आ गया इवन, क्यू एस का। ये जो इसका था ये ऑड था, पी माइनस आर का होल क्यू होल स्केयर का, ये ऑड बन रहा था, ये इवन था। ऑड को इवन से फिर से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, इवन आया। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है। फिर आती है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में बात कर रहा है क्यू माइनस एस की। क्यू क्या है, ऑड, ऑड को माइनस किससे किया, इवन से, तो वो आया ऑड। फिर उसके बाद क्यू स्केयर की बात की, क्यू क्या है, ऑड, ऑड का स्केयर करेंगे वो भी ऑड होता है। जैसे 3 का स्केयर क्या होगा, 3 का स्केयर जैसे 9 होता है,
तो ऑड होता है वो। फिर उसके बाद आता है एस। एस क्या है? इवन है। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा होगा 80% ऑफ द स्टूडेंट पास हुए थे इंग्लिश में, और 70% स्टूडेंट हुए थे पास हिंदी में, और बताया कि 15% थे जो हुए थे फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है 15% हुए थे जो दोनों सब्जेक्ट में बराबर के फेल हुए थे, एंड उसके बाद बोल रहा है कि टोटल परसेंटेज बताओ स्टूडेंट की जो फेल हुए थे इन वन सब्जेक्ट। और इसमें क्या है, इसमें जो कॉमन बोला हुआ है बिटवीन हिंदी और इंग्लिश का जो कॉमन है वो है 15। ठीक है, 15 वो पार्ट इंग्लिश से भी है हिंदी से भी है। तो हमें बोला हुआ है सिर्फ कि ओनली वन सब्जेक्ट में जो फेल हुआ। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करेंगे 20 में से भी 15 को निकालेंगे और 30 में से 15 को निकालेंगे, बिकॉज इनकी जो डायग्राम होती है वो बनती है ऐसे, हिंदी और इंग्लिश। ये कॉमन वाला आ गया कितने, 15 स्टूडेंट। और ये लेफ्ट आउट कितना बचा, हिंदी में बचा 5, इंग्लिश में बचा कितना, 15। ठीक है, और ये जो 5 और 15 है सिर्फ यही है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ। ये 5 सिर्फ हिंदी में हुआ और ये 15 सिर्फ हुआ है इंग्लिश में। तो ये जो टोटल फेल्ड वाला है बन जाता है 20%, मतलब 20% आउट ऑफ 100। वो है वो है जो सिर्फ फेल हुए हैं किसमें, सिर्फ हिंदी में, मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट में, हिंदी में नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों। और ये थोड़ा आगे चलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है। इस क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक की थी, या बिकॉज ऑफ सम आवर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस रखना, बट इतना भी बढ़ा नहीं लेना कि आप इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओ। इसमें मैंने जो मिस इंटरप्रेट किया था वो किया था, इन्होंने पूछा था स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, मैंने उसको दिया स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू। मेरा आंसर आ रहा था जीरो भी, तो मैंने बट इसका मार्क किया 1। ठीक है, बट इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर है 0। तो ऐसी मिस्टेक्स भी नहीं करनी। इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन। वो ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन दिया होता है, जैसे वो अच्छा, इज एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर। तो इंटीजर वो होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी पहले इससे पहले, जिनको पॉइंट्स में हम नहीं लिखते हैं, जैसे 1 2 हो गया, -1 -2 -10 -20, ऐसे करके। जो इक्वेशन दिया हुआ है इज एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर, फिर दिया हमें दो स्टेटमेंट, और बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट से हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ी वेग है, इनका मैं आपको बता सकता हूँ बट ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो आएगा डी। दोनों स्टेटमेंट को हम यूज़ नहीं कर सकते वाइल, जिससे हम बता पाए कि एक्स प्लस वाई जो है इंटीजर है या क्या है। ठीक है, तो ये था का पार्ट। तो इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले में जैसे इधर कंडीशन दी थोड़ी सी, फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा उस कंडीशन पे, ये दो स्टेटमेंट दे दिए उसपे। और ये जो स्टेटमेंट वाले हैं इनमें हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती हैं, और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा व्हेन, जब मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देख लें, देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स उस सम इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और बता दिया कि 3 नंबर क्वेश्चन पूछा कि तीनों नंबर के बारे में बताओ। एक जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहती है कि एक जो नंबर है वो है 5। ठीक है, नंबर एक पता लग गया वो है 5। अब बाकी दो कैसे निकालने हैं, वो निकालने हैं जो सम है टोटल, जो टोटल सम है 3 का, वो होना चाहिए लेस देन 23। और होना भी क्या चाहिए, प्राइम होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, 23 से कम है तो प्राइम नंबर आ जाएंगे 19,
17, ठीक है 13, एंड उसके बाद आ जाता है 11। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं होगा, इतना ही होगा लगभग। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है जो हम पुट इन कर सकते हैं, ये सम की बात कर रहा हूँ, अदर देन 5, 5 को छोड़ के जो सम है वो ये हो सकता है। ठीक है, तो सॉरी, टोटल टोटल हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 5 तो चला गया, 7, 9, 11 ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 13 भी इंक्लूड कर दो। इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे 2 को अगर इंक्लूड करें, 2 और 5 7 ले लें, तो वो बन सकता है कोई, वो नहीं बन सकता, वो 14 आएगा। ठीक है, फिर 5 हो गया, 5 10 हो गया, फिर 11 11 11 14, 11 18, ठीक है, ये 11 18, फिर ये आ गया 20, 20 से 22, 23, ये 23 तो नहीं आ सकता, आफ्टर देन 5 आ गया, 18 18 5 16। ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं किए जा सकते बाय यूजिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसका जो भी आंसर है वो है डी है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तभी मुझे टाइम लग रहा है, बट वाइल आई वाज सॉल्विंग तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैथ और रीजनिंग में आपको चीजें क्लियर है, करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैथ और रीजनिंग में यू कैन फुली डिपेंड ऑन मी इफ यू आर फेसिंग, फर्स्टली जस्ट क्या करें, पीवाईक्यूज को पकड़ के उन पे क्वेश्चंस लगाएं, if you are been able to solve those questions। ठीक है, तो क्या करना है, पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करें और देखें, if you are been able to solve those questions then you are good to go for prelims के सीसैट पार्ट पे के लिए। if you are not been able to solve those questions then what you can do, you need to practice। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप पीवाईक्यूज की चीज़ों को जो भी आई हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ क्या करें, यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर फॉर क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूले, ये जैसे फॉर्मूलेस पता लग जाए हमें। और एक और चीज़ है जो प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए यूज। और ये चीज़ आप कैसे करेंगे, यू पिक टेस्ट सीरीज, या टेस्ट सीरीज को पिक किया, देन व्हाट यू विल डू, आप टेस्ट सीरीज को एज एन टेस्ट की तरह यूज नहीं करेंगे, यू विल यूज एट प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखना है उसका आंसर, चेक करना है कि जो आपका तरीका था वो सही था या नहीं था। अगर नहीं था देन करेक्ट दैट फॉर्मूला और वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो वो चीज़ आप उधर से सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय यूजिंग टेस्ट सीरीज। क्योंकि ये जो मेंस और जो मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते। ठीक है, सिलेबस लगभग सेम रहता है और क्वेश्चन का जो टाइप है वो भी कहीं हद तक थोड़ा जो भी वेरी करता है वो आपको टेस्ट सीरीज से भी यूज आ जाएगा। इसके लिए पीवाईक्यूज में एक्स्ट्रा एनालिसिस की जरूरत नहीं है जैसी हमें कॉम्प्रिहेंशन में जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज करनी है पीवाईक्यूज, एंड आफ्टर देन प्रैक्टिस, एंड अदर देन दैट आपको क्या करना है, यू कैन डिपेंड ऑन मी। ठीक है, यू कैन डिपेंड ऑन मी। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पे कैसे डिपेंड होना। ठीक है, उसके बाद आगे अप्रोच, अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके, ये हम कंक्लूड करेंगे अभी। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, आपको क्या पता लगा कि जो मैंने आपको अभी तक बताया, इज दैट कि यू हैव टू मोस्टली रिलाइड ऑन योर पीवाईक्यूज पार्ट। ठीक है, पीवाईक्यूज को एज एन फ्रेंड की तरह यूज करना है इन
GS2 CSAT पार्ट आल्सो। जैसे आप अपने GS1 जो भी है उसमें यूज करते हैं, वैसे आपको अपने CSAT में भी यूज करना, और वो काफी काम आएगा। और वो चीज मैंने आपको बताई कि विद द हेल्प ऑफ PYQs आई हैव बीन एबल टू स्कोर दिस मच, या मैंने उसके साथ एनालाइज भी की है काफी चीजें। एंड इसके साथ आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू कैन डेफिनेटली ask me those problems. I will definitely try my best to solve your problems. और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे अपनी क्वेरीज वगैरह बता सकते हैं, तो मैं वो भी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और एनालाइज करना है किस पे, अपनी शॉर्टकमिंग्स पे। ठीक है, सी सेट में ये करना है हमें। वी कांट बी लाइक कि मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जो चीज़ हम अपने GS1 में करते हैं उन चीज़ों को हम इधर यूज नहीं कर सकते। और वो क्यों कह रहा हूँ कि जैसे जो 2023 का पेपर था, 2023 के पेपर को देखने के बाद ये चीज़ हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्टकमिंग्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मेरा मैथ वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, बट कॉम्प्रिहेंशन वाला है वो वीक होगा। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैथ में पेपर में जाऊँ सी सेट में, और मैं मैथ्स के क्वेश्चन सारे मार्क करके आ जाऊँ और सी सेट छोड़ दूँ। जो मैंने आपको चीज़ पहले बताई थी कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। बाय चांस मैथ के जो क्वेश्चन हैं जैसे 2023 में आए थे, वैसे क्वेश्चंस अगर फिर से आ गए और उससे भी खराब क्वेश्चन आ गए, जिनको सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा, तो हमारा जो सी सेट है वो दिक्कत में आ सकता है। ना तो आपको पता लग गया होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उन पे भी काम करना है। ठीक है, तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा नीड है। तो हमारे ये 2 पॉइंटर्स हो गए कि PYQ पे ध्यान देना, आफ्टर देन शॉर्टकमिंग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना है। और जो आपकी वीकनेसेस हैं, उनको एज़ एन स्ट्रेंथ की तरह बनाना है अपने पेपर के लिए। एंड उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज़। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको टेस्ट सीरीज़ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉर कॉम्प्रिहेंशन देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज़। ठीक है, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया था पहले, तो बार-बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। एंड उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग है, उसमें आप टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं। एंड वो किसके लिए करेंगे, फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, नॉर्मली ऐसे टेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए मेनली अगर आप उसको एज एन सोर्स मानेंगे, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल थिंग। तो इस तरीके में यूज करें टेस्ट सीरीज को, तो आपका काम भी मतलब एक इफेक्टिव वे जो होता है यूटिलाइजेशन का ऑफ टेस्ट सीरीज, वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज करें। एंड उसके बाद कि जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स के नॉर्मली टॉपिक्स है, या रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हो गए टॉपिक्स, उनके लिए आप रेफर कर सकते हैं यूट्यूब लेक्चर्स। यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भरा पड़ा है, तो उधर आप जाके किसी भी जो भी फैकल्टी है उसके लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसने भी थोड़ा ढंग से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंटर्स हैं, और ये अप्रोच है जो आपको यूज़ करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए और सीसेट। ठीक है, ये थी आपकी अप्रोच, और मैंने पहले अपनी अप्रोच बता दी है कि क्या करना था। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो आपको मतलब जिन पे आपको काम करना है, और आपको प्रैक्टिस सी सेट में जरूर करनी है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट हो, बिकॉज प्रैक्टिस इज अ डैम की। प्रैक्टिस को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं एंड उसके साथ साथ एनालिसिस भी करते हैं, देन आपको उस चीज का काम अपने पेपर में जरूर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बोला था कि आई ऑल्सो केप्ट ए सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, देन आई मस्ट से दैट यू आर एन सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है, अपने एग्जाम को लेके आप सीरियस हैं, तभी आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सबके लिए एक सरप्राइज है कि अपने चैनल पे, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आई एम ब्रिंगिंग अ सी सैट यूट्यूब सीरीज।
ठीक है, और इस सीरीज में हम कवर करेंगे जो भी PYQs हैं रिगार्डिंग CSAT, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे रीजनिंग के हों। एंड उसके साथ कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई ऑल्सो वर्कड इन माई वीडियोज। ठीक है, इधर मैं प्रैक्टिस सेशंस लाऊंगा रिगार्डिंग PYQs, और इससे क्या होगा, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन को लेके एक अप्रोच है वो जो यूपीएससी के लिए चाहिए वो चीज आप में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इन वीडियोस को आपको जरूर देखना। ठीक है, तो यही था सरप्राइज जिसमें हम यूट्यूब सीरीज लाने वाले हैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई नो कि आपको समझ आया होगा कि सीसैट होता क्या है और किस तरीके से हमें सीसैट को अप्रोच करना होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। एंड इसके बाद एंड करने से पहले एक चीज कहूंगा मैं आपको, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल और पुराने भी हैं, then please make sure to like, share and subscribe it for more such videos regarding your prelims। ठीक है, और जो मेरा चैनल है वो प्रीलिम्स को लेकर डेडिकेटेड रहेगा, और प्रीलिम्स की आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा वीडियोस आने वाली है। तो इस चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उधर जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में हम काफी ज्यादा चीजें शेयर करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग CSAT और प्रीलिम्स को लेके, GS1 को लेके, वो हम उधर ट्राई करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, मतलब उनको सॉल्व करेंगे जिससे आपको हेल्प हो पाए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, एंड इन द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।